तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कन्या केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर, 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तब ये होता क्या केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, या होता क्यों है, या क्यों पढ़ने वाले उसके बारे में। तो क्या है ये? तो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भी आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हो ना, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हो जितना भी है, तो उसके बारे में इसकी स्टडी करना। ठीक है, कि वो किस स्पीड से होता है वो रिएक्शन, या किस कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी आपकी केमिकल काइनेटिक्स में। तो क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड रेडिएशन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो इनमें से जिसकी वजह से यदि आपके केमिकल रिएक्शन में चेंजेस हो रहा है, चाहे वो स्पीड हो रहा है, या किसी प्रेशर को बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैटलिस्ट बढ़ाने से वो जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, या रेडिएशन का मतलब हो गया लाइट से ही इसको बोल रहा है। ओके, इसका रिलेशन डायरेक्टली राइट है। रेडिएशन किसको बोल रहे हैं, मतलब आप लाइट पास करोगे उसी में रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही चीज़ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। तो रेट्स कैसे होगा, मतलब स्लो होगा, मॉडरेट होगा, कि बहुत फास्ट होगा। तो उसके हिसाब से इसको कई तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। तो पहला क्या है इसमें? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इसमें जो एग्जांपल आता है आपके पास, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये किस में आ जाएगा? पूरा आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं ना आप लोग लेबोरेटरी में, सॉल्ट एनालिसिस। तो उसमें क्या आप उसमें क्या देखते हो? सीधा जैसे एक किसी भी चीज़ को, सिल्वर नाइट्रेट को आप मिलाते हो NaCl में, तो आपको इमीडिएटली आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलता है उसमें। ठीक है, तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है उसमें। या आप लोग टाइट्रेशन भी करते हैं इसको, कई लोग हायर क्लासेस में इसका टाइट्रेशन भी किया जाता है। कैसे? तो जैसे आप लोग को मान लो सैंपल वाटर का एनालिसिस करना है, मतलब सैंपल वाटर में आपको क्लोराइड कंटेंट आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक पोटेशियम क्रोमेट सी K2CrO4 K2CrO4 होता है। पोटेशियम क्रोमेट का यूज़ करते हैं, जिसमें सिल्वर क्लोराइड इससे मिलकर क्या बना देता है आपका? सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, ये वाला सिल्वर क्रोमेट बनाता है, जिसका कलर होता है ब्राउन कलर का। तो इससे ही आइडेंटिफाई हो जाता है, जितना भी आपका क्लोराइड होता है ना, वो इसमें चेंज हो जाता है। तो इससे आप जितना टाइट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो आप लोग? क्लोराइड कंटेंट निकाल सकते हो वाटर में, कि कितना क्लोराइड प्रेजेंट है उसमें। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है रिएक्शन, इसलिए आपको इमीडिएटली रिजल्ट देता है वो। तो ये इसका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा? वेरी स्लो रिएक्शन। अब एक ऐसा रिएक्शन होगा जो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है ना, जल्दी से नहीं होगा। जैसे ये तो प्रेसिपिटेट तो जल्दी से हो गया, लेकिन वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होगा? बहुत धीरे 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 होगा ये रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हो इसका एग्जांपल क्या चीज़ है? रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे किसी भी चीज़ का रस्ट होना, किसी में जंग लगना। ठीक है, तो इसमें इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इसको पढ़े पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, तो आयरन तो ज़रूरी है, क्योंकि आयरन पे ही रस्टिंग की प्रोसेस होती है। उसके बाद ये ऑक्सीजन और वाटर के अब्सेंस में तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आयरन को आपको ऑक्सीजन से तो नहीं बचा सकते, फिलहाल तो बचा सकते हो, यदि उसमें कुछ सरफेस कोटिंग कर दिया जाए, कुछ हो गया तो बचा सकते हो। फिर आपको किससे बचाना है? वाटर से। इन दो चीज़ों, यदि इसमें आयरन पे लग गया तो आपको क्या हो जाएगा? आयरन में हमेशा रस्टिंग होना चालू हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आयरन को लेके आए तुरंत आपको करोसन देखने मिल जाएगा या रस्ट देखने मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोल रहा है? वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको, याद रखना है इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या चीज़ है इसमें? रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, जो ना ज़्यादा फास्ट होंगे ना ज़्यादा स्लो होंगे। तो इसमें से किसका एग्जांपल होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। इसको बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ोगे। ठीक है, स्टार्च और स्टार्च के बारे में, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये सब कुछ चीज़ों में। तो आपका लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल का, ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स और उसके क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से रेट्स होते हैं यहाँ पे? तो द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज़ होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको बोलोगे आप लोग? इस टाइप का रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ए और बी को मान लो आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो बन क्या रहा है आपके पास? CD बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें से प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट होगा, भले वो प्रोडक्ट हो और बाई प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट तो होना ही होना है, साथ में जो बनता है एक्स्ट्रा उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। और ये क्या होगा आपका? स्टार्टिंग मटेरियल।
ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है, जिससे आप रिएक्ट करवा रहे हो इसलिए रिएक्टेंट नाम रखा गया उसका। और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे मान लो, या कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है टाइम के साथ। जैसे पहले आप रिएक्टेंट को लिए रहोगे तो 100% रहेगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा इसका, मतलब जब रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू रिड्यूस। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस होगा किसका, रिएक्टेंट का, लेकिन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो यही है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कौन कौन सा होता है, विल सी दैट। तो एवरेज रेट, तो सबसे पहले इसमें देखोगे एवरेज रेट और स्पॉन्टेनियस रेट, दो टाइप का होता है। एवरेज रेट, तो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए डिफाइंड टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको इसको केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा, जिसके बारे में हमको पता है इतना रिएक्शन दोगे तो इतने टाइम में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट रिएक्शन। एक पर्टिकुलर कुछ टाइम होगा जिसमें वो रिएक्शन खत्म होगा, तो वो किस में आ जाएगा, आपका एवरेज रेट रिएक्शन में। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली हो सकते हैं, जैसे भी बताया था वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में चला जाएगा। तो क्लियर है, एवरेज रेट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो टाइम इंटरवल में, एक डिफाइंड टाइम इंटरवल में कंप्लीट होगा, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए डिफाइंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट रिएक्शन। अब कुछ इसमें डेरिवेशन किया गया है, ठीक है। तो कंसिडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, जैसे आपके पास रिएक्टेंट है तो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो टाइम के साथ इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे चेंज की बात कर रहा है तो चेंज में क्या लगाते हैं हमेशा, डेल्टा, ठीक है। तो डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चेंज इन टेम्परेचर टाइम हो जाएगा, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो आपके पास ब्रैकेट लगा है, वी ब्रैकेट, उसके अंदर में डेल आर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है यहाँ पे, आर का चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है उसके। चेंज डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होता है। यदि यहाँ पे किसी भी चीज़ का चेंजेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे डेल्टा से, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको क्या लिख सकते हो, इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उल्टे वे में लिख सकते हो आप लोग। तो डेल आर की जगह ये माइनस होगा क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है, ठीक है। और प्रोडक्ट हमेशा प्लस पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसमें क्यों लिखा जाता है मैंने नीचे लिखा हूँ, बताता हूँ अभी, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब भी लिखोगे आप लोग सामने में माइनस का साइन लगाओगे कभी भी। प्रोडक्ट को लिखते समय कभी भी ऐसा साइन नहीं लगाया जाता, पॉजिटिव में रहता है वो, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव टाइम टेकन। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा यदि रिएक्टेंट के साथ लिख रहे हो तो, नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट का है या रिएक्टेंट का है। आगे देखो, सिंस डेल्टा आर इज नेगेटिव क्वांटिटी एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, जैसे भी मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसका, डिक्रीज होगा रिएजेंट का। तो इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ -1, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। टू मेक द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो हमेशा माइनस में लिखना है इसको, माइनस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ से पता चलता है। नेक्स्ट में इसके बीच है एक ग्राफ, तो ग्राफ को भी यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, एक्स वर्सेस एक्स का एंड वाई का, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है कभी भी। ये रिएक्टेंट के लिए इसलिए नीचे रिएक्टेंट लिखा हूँ। टाइम हो गया, मान लो किसी पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट होता है 100% होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे 100% में हम लोगों ने आर का कॉन्सेंट्रेशन लिखा। 0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका 100 होगा, आर जो 0 होगा मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन है ये हमेशा 0 होगा, और 0 मतलब सॉरी 100% होगा जब स्टार्ट करोगे रिएक्शन तक। अब जैसे ही आप टाइम T1 पे पहुँचे आप, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आया है तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। और टाइम आपने बैठाया, मान लो T2 पे आया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हो गया, इसका रिएक्टेंट का। और मान लो टाइम T3 पे इसका रिएक्टेंट और बहुत कम हो गया यहाँ पे, तो टाइम के साथ इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसका रिएक्टेंट जो क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो रहा है। तो इसके लिए क्या बोलोगे आप लोग, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाई डेल टी। जैसे अभी बताया मैं आप लोगों को, चेंज इन रिएक्शन में चेंज हो रहा है ना इसमें, इसको आप 0 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है, R0 ये वाला, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 0 हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है इसमें 100 से आपका जितना भी जाएगा वहाँ तक होगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मान लो R1 हो जाएगा, नीचे R2 हो जाएगा, ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
R2 - R1 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल टी। अब टी को भी आप कर सकते हो बाद में, ठीक है, T2 - T1 करके, टाइम T2 पे जितना भी टाइम लगा है उसमें T1/T, तो इस टाइप का भी लिख सकते हो। तो इसमें इसका रेट एवरेज रेट रिएक्शन ये जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, -del R/del T या dt। dt क्या होता है, बहुत कम समय के लिए लिया जाता है। मान लो डेल्टा का यूज़ क्यों कर रहे हो, चेंज इन टाइम यदि चेंज हो रहा है लॉन्ग टाइम में हो चाहे कैसे भी हो, चेंजेस के लिए डेल का यूज़ किया जाता है। लेकिन डी का यूज़ कब करते हैं, जब स्मॉल टाइम के लिए किया जाता है, बहुत कम समय में वो होता है, ठीक है। ये स्लोप होगा इसका, सेम चीज। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अब ये जो बनाए हुए इंस्टेंटेनियस का है, ठीक है, तो देख लो होता क्या है। इंस्टेंटेनियस किसके लिए हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, मतलब झट से बन रहा है जो एकदम। इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 जो भी होगा, प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला चीज़ है तो T1 के लिए है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, P1, ये होगा P2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो ग्राफ ग्राफ इसमें इस टाइप का कर्व बन रहा है। क्यों बन रहा है, देखो यहाँ पे। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये टाइम T2 पे दूसरा होगा, T1 पे के लिए टाइम T1 पे ज़्यादा दूसरा होगा। आर इंस्टेंटेनियस होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टाइम के लिए डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, तो इसका स्लोप हो जाएगा। आर इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, डेल पी, प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं लगाया है यहाँ पे, तो डेल पी डेल्टा पी कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी है, इसको क्या बोलोगे, P2 - P1 डिवाइडेड बाई T2, इसको डेल टी लिखते हो ना आप लोग, तो इसका हो जाएगा T1 - T2 हो जाएगा, जो अभी बताया था। तो ये प्रोडक्ट के लिए बनेगा आपका ग्राफ। अभी होता क्या है इसके बारे में देख लो आप लोग। वहाँ पे डेल्टा का यूज़ कर रहा था, यहाँ पे डी का यूज़ कर रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब इंस्टेंट होता है, ये इंस्टेंट मतलब जल्दी से, क्विकली, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन इज इक्वल टू वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत कम चेंजेस होगा उसके लिए, ठीक है। तो डी एक्स लिखोगे, एक्स यहाँ पे क्या होगा, वही कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का, ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम ऑफ टी टी डी टी, ठीक है। बहुत कम समय के लिए इसको किया जाता है, कम समय में यदि चेंज हो रहा है उसको भी इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर में रखा गया, ठीक है। इट इज़ गिवन एज डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट particular instant of time is called instantaneous rate। तो इंस्टेंटेनियस रेट का क्या हो जाएगा, -dt, आर का कॉन्सेंट्रेशन बाई dt या dp डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। तो ये होगा आपका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमेशा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका पूरा डिफाइन करोगे आप लोग इसको, और इसमें जो फार्मूला लिखा है उसके थ्रू समझाओगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। उसका यूनिट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी न्यूमेरिकल आता है आप यूनिट से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है कि हाफ रिएक्शन है, कुछ भी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। तो अलग अलग कलर देखेंगे नीचे में फिलहाल तो, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम के हिसाब से होता है, टाइम में चेंज होता है ना वो कभी भी। एग्जाम्पल हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, या यदि मान लो गैसेस रिएक्शन होगा तो एटीएम पर सेकंड होगा, टाइम से होता है ना, देखो इसलिए सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 318 Kelvin हैज बीन स्टडीड बाय द मॉनिटरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड द इनिशियल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर, एंड आफ्टर 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter। the reduction takes place according to the equation। मतलब आपके पास ये गैसेस स्टेट है, N2O5 का मोल लिया गया है, जो बाद में जब 184 मिनट के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका इसका रिड्यूस हो जाता है ये, ठीक है। मतलब रिडक्स का कम हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ भी क्या करना है, एवरेज रेट रिएक्शन को आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड ऑल्सो, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आपको एवरेज रेट रिएक्शन निकालना है, जिसका आवर, टाइम और ये सभी चीज़ों में कैलकुलेट करने बोल रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज रेट रिएक्शन का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है देख लो, हाफ, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है ना उसको वहाँ पे डिवाइड करते हैं कभी भी। ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, जैसे कि 2 मोल लिया होगा तो इसको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 करना है यहाँ पे, ठीक है। मान लो 3 लिखा होता
1 बाई वो करता है, यहाँ पे 1/4 होगा यदि आप लोग प्रोडक्ट में लिखोगे तो। अभी आपको क्या लिखना है, सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा है ना इसमें, तो रिएक्टेंट पहले निकालो इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा हाफ, और ये माइनस लिखा है, इसका मतलब समझ आना कि रिएक्टेंट की बात कर रही है। तो डेल N2O5 डिवाइडेड बाई डेल टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दो इसमें। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ रिड्यूस हो रहा है दिया हुआ है ऊपर में, तो 2.08 माइनस 2.33 मोल पर लीटर, और मिनट भी दिया होगा डेल्टी चेंजेस, तो 184 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको पर मिनट में मिलेगा ये, ठीक है। पर मिनट के बाद इसको सेकंड में भी पूछा है आपको, ये पर मिनट हो गया। अब सेकंड में मतलब यहाँ पे आवर में भी पूछा है ना आपको, तो 60 मिनट डिवाइडेड बाई 1 आवर कर दो इसको, तो इसमें किस में निकल जाएगा आपका ये आवर आवर में निकल जाएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है नीचे में देखो, ये वाला किस पे पूछ रहा है डिपेंड करेगा ये वाला, ठीक है आवर। अब उसको आप लोग 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, 6 सेकेंड में पूछा है तो कितना हो जाएगा, इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो रेट 1/डिवाइडेड बाई 4, तो डेल्टा NO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल टी, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये दिया हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू मोल 4 मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। अब टोटल ओवरऑल इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका आंसर फाइनल में ये वाला आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो आप लोग, उसके बाद आपको पता चल जाएगा फिर कितना आएगा ये। तो ये इसका न्यूमेरिकल है, NCERT बुक का ही है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा दूसरा और दिया हुआ है इसमें, तो ये उसी का ही है, देखो फॉर अ रिएक्शन R2P, मतलब जो रिएक्टेंट होगा दो प्रोडक्ट बना रहा है कुछ ना कुछ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, अब इसका दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दोनों दिया हुआ है इसमें। तो 0.3 मोल टू 0.02 मोल, ठीक है, इन 25 मिनट्स, मतलब 25 मिनट में इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसमें में चेंज हो रहा है बता दिया। कैलकुलेट क्या करना है, सेम वही आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो ये तो और इजी हो गया आपका। एवरेज कैलकुलेट का जो अभी जो ऊपर में न्यूमेरिकल बोलता हूँ फार्मूला बताया उसको याद रखना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यदि रिएक्टेंट टाइप को लिखना है तो यहाँ पे माइनस आता है, डेल आर बाई डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल आर का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1 होगा, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हो, ये फाइनल में यहाँ पे चेंज हो रहा है ये, तो 0.02 माइनस 0.03 करोगे डिवाइडेड बाई डेल टी दे दिया है, टाइम ले रहा है ना 25 मिनट में, तो डायरेक्टली ही दिया है, इसका मतलब क्या हो गया सीधा 25 हो गया ये, ठीक है। डेल टी का मतलब ये डायरेक्टली इसको लिख दिया है, यहाँ T2 T1 करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। अब आगे क्या करोगे इसका, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 1 बाई इतना करोगे तो 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर मिनट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद इसको सेकंड में चेंज करोगे जैसे भी प्रीवियस किए थे, तब आपको ये वाला फाइनल आंसर आएगा आपको, क्योंकि सेकंड में पूछा है ये इसीलिए, ठीक है। एक और दूसरे टाइप का रिएक्शन दिया, देखो सेम है दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे यूज़ करना है उसको। यहाँ पे 2A दिया हुआ है तो 1/2 आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। जब रिएक्टेंट साइड में A भी लिखा होता है कहीं कहीं पे और कभी कहीं पे R लिखा होता है रिएक्टेंट के लिए, तो इसके लिए वो माइंड होता है, ठीक है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड, सेम है दोनों। इसको तो बना लोगे आप लोग, पॉज करो और बना के देखो क्या होगा। आगे आंसर यहाँ दिया हुआ है, फिर भी पॉज करो अपने से और कैलकुलेट करके देखो विदाउट कैलकुलेशन से, और करके देखो इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आता है तो बहुत अच्छी बात, 1/2 हो जाएगा। आप लोग फार्मूला पुट करो, A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब बाकी इसको डेल्टी है तो डेल्टी रहने दो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। बाकी ये फार्मूला है, फिर 5 × 10⁻³ मोल पर मिनट, तो ये सिमिलर टाइप का है और ध्यान रखना कैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है चलो, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर में इसके। तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब कुछ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है इसको, ठीक है, इस रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैस, यदि गैस है तो प्रेशर का यूज़ करते हैं उसमें, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, आपको पहली बात, सबसे ज़्यादा तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ेगा, ठीक है, कि कम है ज़्यादा ले रहे हो,
कैसे किस टाइप से आप उसको यूज़ कर रहे हो, और टेम्परेचर पे तो पड़ते ही पड़ता है, और कैटलिस्ट यदि लेते हो, कैटलिस्ट या नॉन कैटलिस्ट में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, यदि मान लो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का डिपेंड, ये इसका डिपेंडेंस क्या होगा इसमें, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया होगा यहाँ पे, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, ठीक है, में डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन आर मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हो सकता है इसमें प्रोडक्ट का भी चांसेस होता है कि कोई बाई प्रोडक्ट बन जाता है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है यदि आप ज़्यादा रिएक्टेंट ले रहे हैं इसमें तो, ठीक है। आगे क्या है, द रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देख लो, फिर से पढ़ लो, द रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, कौन से टर्म में, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ, रेट लॉ बोलोगे इसी को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। आपको अब रेट लॉ या रेट कांस्टेंट निकालने बोलेगा, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी रिएक्शन का, तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। चलो अभी क्या देखते हैं, रेट लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं, रेट लॉ हो गया, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन बोला जाता है इसको। तो कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ये एक जनरल टाइप का रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग मोल लिखते हैं ना, जैसे आप अभी लिखे थे 2 N2, इस टाइप का जो प्रीवियस एग्जांपल में, इसका मतलब ये जो है ना आपके पास, ये इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ए, ठीक है। ए बी, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है आपका, वेयर ए बी सी डी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कितने अमाउंट में लेते हैं वो वाला होता है, ठीक है। जब इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, तो रेट को ऐसे लिखना, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉन्सेंट्रेशन, और जो एक्स लिखे होगा ना, जो मोल लिखा रहता है ये वाला कभी भी, इसको या तो एक ए भी लिख सकते हो आप लोग, और एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, इस टाइप का। तो ये किसके एक्सपोनेंट में आता है कभी भी, ठीक है, इसकी घात में आएगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इसका पावर जो होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन इसका जो पावर होगा, जैसे इसका आप लिखोगे अभी, जैसे अभी लिखे थे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5, इसका करोगे, और इसका जो पावर होगा मतलब 2, ये उसको ऊपर में डाल दोगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखा हुआ था रेट, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट भी आएगा यहाँ पे, ठीक। तो वेयर द एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई मे आर मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको और आप कैसे लिख सकते हो, ये वाला रेट और रेट रिएक्शन दिया हुआ है, फिजिकल टू के क्या हो गया यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट बोलोगे या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ओके, याद रखना। तो ए के हो गया यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो भी इसके प्रोडक्ट में दिया रहेगा, ठीक है। रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस लिखना, प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो तो प्लस लिखना उसको। तो ए है, इसका पावर एक्स हो जाएगा, और भी हो जाएगा, मतलब ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही है तो मतलब है। तो अब रेट कॉन्सेंट्रेशन इसका भी बता चुका मैं आप लोग को क्या होता है, जस्ट प्रीवियस में एवरेज रेट रिएक्शन, ठीक है। तो माइनस डी आर बाई डी टी, कम समय के लिए हो रहा है ये, ठीक है, इजिकल टू के, ए को कॉन्सेंट्रेशन एक्स पावर, बी कॉन्सेंट्रेशन वाई पावर। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, याद रखना है इसको। वेयर के इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कॉल्ड द रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, ठीक है। रेट कॉन्स व्हाट इज रेट रिएक्शन, और इसके या तो रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में ज़्यादातर पूछा जाता है इसको, ठीक है। रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन तीनों एक ही चीज़ है, और उसका यहाँ पे रेट कांस्टेंट लिखने के लिए आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसके बेस पे, तो वो भी बताऊँगा मैं आगे। देखो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, इसको ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द merely लुकिंग एट द बैलेंस इक्वेशन। तो आप ऐसा इस रिएक्शन को देख के कभी भी इसको मतलब नहीं बोल सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली आप इसको नहीं बता सकते खाली देख के, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके आप इसको अच्छे से बता सकते हो कि कितना क्या होता है इसमें, रेट कांस्टेंट कितना होगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन दिया रहेगा आपको, उसमें बोलेगा कि रेट कांस्टेंट यहाँ पे निकालो करके, ठीक है। तो 2NO गैस फॉर्म में, इसलिए गैस लिखा है नीचे, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, होमोजेनस है ये दोनों सब। तो अब क्या होगा इसका, जब रेट कांस्टेंट लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ रिएक्टेंट में क्या चीज़ है आपके पास, NO और O2 दिया हुआ है,
तो रेट पहले लिखोगे इज इक्वल टू के होगा रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना, और जो भी सामने में दिया रहेगा मतलब उसको क्या सीधा किस में ले जाओगे, पावर में ले जाओगे। कुछ नहीं दिया मतलब कुछ नहीं होगा, जीरो होगा और क्या। तो दिस डिफरेंशियल फ्रॉम दिस रेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज दैट माइनस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, और ये इसका क्या हो जाएगा, रेट कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाला रेट अभी देखे थे ऊपर में क्या होता है, रेट प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए। इसका करना होगा तो कैसे करोगे आप लोग, जैसे कि रेट लिख रहे हो यहाँ पे फिजिकल टू के हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा ये, और ऊपर में 2 हो जाएगा, सीधी बात। तो ये किसका हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट के लिए रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिया इसमें। कौन सा एग्जांपल है आपका, क्लोरोफॉर्म क्लोरीन, और क्या बन रहा है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl गैस बाहर निकलता है इसमें। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट इसके लिए दिया हुआ है रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, अच्छा क्लोरोफॉर्म को इसमें एक दिया, ये हाफ लिया होगा यहाँ पे, इसलिए हाफ लिया यहाँ पे। ठीक है, इस रिएक्शन में हाफ क्लोरीन को लिया गया इसमें। चल, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, इसमें से पूछा ही जाता है एग्जाम में हमें हर हमेशा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, 10 दो ही पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, और हाफ ऑर्डर एक दिया होगा, हाफ लाइफ वाला। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर भी होता है। ठीक, बट इसमें क्या करना है, ऑर्डर को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो ये आपका जनरल रिएक्शन है जो कि ये केमिकल रिएक्शन, इसका ऑर्डर निकालोगे तो कैसे बनेगा आपका, रेट के, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए और बी हो जाएगा आपका, या फिर एक्स वाई भी लिख सकते हो जैसे लिखते आ रहे हैं अभी तक। तो सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट मतलब इसके पावर में जो होगा आप क्या कर सकते हो, उसको प्लस करना है आपको। और जितना भी वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे ए भी आ रहा है तो ए भी लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता। ठीक है, यहाँ हो सकता है 2 होता है, यहाँ पे तो कितना आता है, 3 आता है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसको। मान लो 1 आ रहा है, मान लो 0 1 का, इसमें 1 दिया हुआ है तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं दिया है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ये चीज़ है, तो इसके पावर को आपको क्या करना है, प्लस करना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट एग्जांपल x प्लस वाई गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन वेयर x एंड y रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या निकालना है, ऑर्डर के बाद ऑर्डर निकालना है इसमें आप लोगों को। तो और क्या बताता है देख लो यहाँ पे, hence the sum of power of concentration of the reactant in the rate law expression is called order of that chemical reaction। hence the sum of the power, जब इसको सम पावर को सम करोगे, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो कुछ भी, ठीक है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं आपको, आपको इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, जब आप दोनों पावर की जब आप लोग प्लस करके सम अप करोगे तब उसका ऑर्डर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3 एंड इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। A zero order reaction means that the rate of reaction is independent of all the concentration of reactant। इंडिपेंडेंट होगा यदि उसका ऑर्डर 0 निकलेगा तो। ठीक है, अब कैलकुलेशन एक कर लेते हैं, फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बाकी चीज़ें। तो कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ अ रेट एक्सप्रेशन। तो रेट आ जाएगा आपका के, ए का पावर हाफ हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन, आपको इसका क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है इसमें। तो ए क्या हो जाएगा, रेट के इज इक्वल टू ए की पावर एक्स हो जाएगी, वाई हो जाएगी, तो ऑर्डर एक्स एंड वाई को जोड़ोगे आप लोग तो 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो इसका सेकंड आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये जो पहले लिखा है। इसका कैसे निकालोगे अगर आप लोग, 3/2 प्लस माइनस 1/1 करना है इसको, तो आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन करने से 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का हाफ ऑर्डर रिएक्शन, बाकी जिसके बारे में बताया था आप लोगों को। बाकी मैं इसके बारे में यूनिट रेट कांस्टेंट ये सब के बारे में नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, ऑर्डर क्या होता है, पहला क्लास है तो बेसिक एकदम पूरा चीज़। तो ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो आप लोग किसी भी रेट रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल इस टाइप से दिया रहेगा तो आप लोग कैसे करोगे। फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या चीज़ होता है, रेट लॉ जिसको बोलते हैं, या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ को। उसके बाद इसका एवरेज रेट रिएक्शन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया, ये बेसिक है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। उसका यूनिट क्या होगा, उसके बाद फिर इसमें ग्राफ क्या बनेगा इंस्टेंटेनियस का और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का।
उसके बाद फिर इसके एग्जांपल देखे, क्लासिफिकेशन क्या हो गया होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन का, वेरी स्लो एंड मॉडरेट का। तो और केमिकल काइनेटिक्स का मेनली डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया, इसको आप लोग पढ़िएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।